व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली आपका जो क्लास 10th का है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बात करूं, जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप लोग साइंस कंटिन्यू करोगे, अगर केमिस्ट्री आज एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट आपका रहेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आपका पूरा एक सेपरेट ब्रांच होता है केमिस्ट्री में। ठीक है कि नहीं, केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पूरा का पूरा बेस्ड होता है कार्बन के ऊपर और उसके कंपाउंड के ऊपर। दैट्स व्हाई बिल्कुल फ्रेश चैप्टर आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कार्बनेट्स कंपाउंड। और कार्बन्स कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो करीब करीब हमारे पास अभी प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है। तो सिर्फ कार्बन को चूज करने का रीजन क्या है, पहले हम ये चीज समझेंगे कि व्हाई द कार्बन, सिर्फ कार्बन ही क्यों। ठीक है, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बन्स कंपाउंड, तो सबसे पहले जो इसका बेस एलिमेंट है, जिसका नाम क्या है आपका, बेसिकली आपका कार्बन, उसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट आपको पता है बेसिकली ये नॉन मेटल है। हाँ जी क्लास, जितने भी एलिमेंट है उनको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। एक आपका मेटल है, एक आपका नॉन मेटल है, और एक आपका और होता है जिसको आप लोग बोलते हो मेटलोइड। क्लियर है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है आपका, ये आता है आपका नॉन मेटल, यानी कि कार्बन सबसे पहले क्या है आपका, नॉन मेटल। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल होता है सी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, सी से। और अगर पीरियोडिक टेबल में बात करूं उसके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, यानी कि छठे नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। और अगर मैं बात करूं आगे इसके एटॉमिक वेट की, तो करीब करीब 12 होता है इसका एटॉमिक वेट। एग्जैक्ट क्या होता है 12.01, ये क्या है इसका एटॉमिक वेट। और अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी हुई थी इजिप्ट में 3750 BCE में। ये इसकी डिस्कवरी की बात है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन की। और अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो इसकी होती है टेट्रा वैलेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 2 और 4 में। क्लियर, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन +4 ले भी सकता है और -4 दे भी सकता है। डेट्स वाई यहाँ से इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव 4 वैलेंसी बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग, टेट्रा वैलेंसी। अगर मैं बात करूं ग्रुप के हिसाब से और पीरियड के हिसाब से, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप नंबर 14 में एग्जिस्ट करता है, और पीरियड नंबर कौन सा है, 2 है, यानी कि हॉरिजेंटल सेकंड नंबर पे आता है। और ग्रुप नंबर कौन सा इसका, 14 और 2। ये इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, कोल। अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, कार्बन जो बेसिकली इसका जर्नल मतलब होता है, उसका क्या होता है, कोल। कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। क्लियर, तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी जो हमने देखा कि कार्बन एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से इसका नाम होता है, किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कौन से ग्रुप में ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूँ, वह इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास, वो होती है बॉन्डिंग इन द कार्बन एटम। यानी कि कार्बन एटम में बॉन्डिंग सबसे बड़ा रीजन है उसके इतनी वैरायटी में एग्जिस्ट होने का, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बन रही है, 2 और 4। तो एक 2 चीज़ें होती है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में जाओगे और अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे, तो बॉन्ड आप लोगों के बेसिक 2 होते हैं। अगर आप +1 में जाओगे तो 3 हो जाते हैं। पहला होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा कौन सा होता है आपका क्लास, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है, हिंदी में इसको बोलते हैं सह संयोजी आबंध। ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, और ये कौन सा आपका आयोनिक बॉन्ड। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा, आयोनिक बॉन्ड के केस में आयोनिक बॉन्ड है वो बनता है आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी क्लास, किससे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ, तो यहाँ पे होता है आपका म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे क्लास क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर, तो ये आपका आयोनिक बॉन्ड था, हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। मुद्दा ये है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो जो आपका आयोनिक बॉन्ड है ना, आपका जो बॉन्ड है कार्बन में, वो कौन सा बनता है, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड बनने का
रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन की होती है टेट्रावैलेंसी, और टेट्रावैलेंसी के केस में क्लास ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नोबल जो गैसेज है उनको स्टेबल गैस बोला जाता है, जितनी भी नोबल गैसेज आप लोग पढ़ते हो उनको क्या बोला जाता है, स्टेबल गैस बोला जाता है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन नोबल गैसेज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं एटम्स, या फिर क्या करते हैं, गेन करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, या तो ये लूज करेंगे या फिर ये क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्लियर है। और लूज और गेन का ही पूरा जो स्टेप होता है वो किस पे बेस्ड होता है, आपका इसकी बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है। तो दो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ऐसे एटम है, ऐसे एलिमेंट है जिनको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है इस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए। क्लियर। लेकिन इनके अलावा जो बच गए ना, उन सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है वैलेंस सेल, उसमें सभी को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाकी सबको कितने चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम को कितने चाहिए, इन दोनों को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इनको क्या पूरा करना, अपना ड्यूप्लेट, और इनको क्या पूरा करना, अपना ऑक्टेट। अगर ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट पूरा करते हैं तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के बाद दे विल बिकम स्टेबल, वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्योंकि हर चीज किसके पीछे घूमता है, स्टेबिलिटी के पीछे घूमता है। ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया, टेट्रावैलेंसी होने की वजह से म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और जो कार्बन के कंपाउंड के केस में कौन सा बॉन्ड बनता है क्लास, वो बनता है आपका बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड, जिसको आप लोग बोलते हो सह संयोजी आबद्ध। कैसे बनता है, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप लोगों ने ले लिया CH4, आगे जाके अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन। हाँ जी क्लास, क्या होता है आपका, मीथेन। अब इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर है 6, आप सभी ने पढ़ा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, आखिरी सेल में कितने हैं, 4। ये बेसिक चीज हमने पढ़ी। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन। क्लियर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितना हो जाएगा इसका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसको स्टेबिलिटी के लिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। क्लियर। और इसको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है। तो इस दोनों चीजों को एक्वायर करने के लिए एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको क्या बोला मैंने, कार्बन, सॉरी इसको कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसके हो गए, कार्बन के हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास अपना अपना एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये वाला हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे करते हैं अपना शेयरिंग, जिसको आप लोग म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हो। इस तरीके का शेयरिंग करते हैं। क्लियर। और इस म्यूचुअल शेयरिंग को क्या बोलते हो आप लोग, कोवलेंट बॉन्ड। और इस म्यूचुअल शेयरिंग का इनको फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं रहता, लेकिन सब एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं जो किसकी होती है, नोबल गैस की। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका बॉन्डिंग बनता है। ठीक है। तो कार्बन के इतने ज्यादा अमाउंट में मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसकी टेट्रावैलेंसी। और टेट्रावैलेंसी की वजह से कौन सा बॉन्ड बनना है, इसका कोवलेंट बॉन्ड बनना। क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट बात था। और काफी ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनकी टेट्रावैलेंसी है, लेकिन उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण दे आर नॉट फिट इन द बॉन्डिंग, वो किस में फिट नहीं हो पाते, बॉन्डिंग में। दैट्स व्हाई उनके कंपैरिजन में इसके जो जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं या फिर कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में आपको मिलते हैं। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब कार्बन क्लियर हो गया, कितना एटॉमिक नंबर है, किस तरीके का बॉन्ड बनाता है, कितना वैलेंसी है, ये सब चीज क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया हमको कि एग्जैक्टली कि कार्बन इतने बॉन्ड क्यों बनाता है। एक रीजन हमने समझा, बाकी हम आगे 1-2 रीजन और समझेंगे। एग्जैक्टली इधर से क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में। ठीक है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि जैसे पहले एलोट्रोप का मतलब समझो, यहां से एक टर्म आती है जिसको बोलते हो आप लोग एलोट्रोपी। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो, एलोट्रोपी। लेकिन एलोट्रोप का क्या मतलब, ध्यान से समझो। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो अलग अलग डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना। मतलब एलिमेंट वही है, लेकिन वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग फिजिकल प्रेजेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स आर द दोज एलिमेंट। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो
होते वही एलिमेंट है लेकिन उनकी फिजिकल डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एलोट्रोपी। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आप लोग? एलोट्रोपी। तो यही है, एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है आपकी? एक प्रॉपर्टी है ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म, यानी कि किसमें एग्जिस्ट करेंगे? डिफरेंट फॉर्म, यानी कि फिजिकल स्टेट में, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? एलोट्रोप्स। क्लियर? यानी कि अगर एक एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स। और हम कार्बन की बात कर रहे हैं क्योंकि तो कार्बन आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है आपका। पहला है आपका ग्रेफाइट, दूसरा है क्लास आपका डायमंड, और तीसरा है आपका फुलरिन्स। अब ये हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है क्लास। आपका बनता है ग्रेफाइट से क्वेश्चन बनता है, और किससे बनता है? डायमंड से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जैक्टली डायमंड भी आपका क्या है? एक कार्बन का एलोट्रोप है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। और ग्रेफाइट भी क्या है? एलोट्रोप है। दोनों है ही कार्बन, दोनों का मतलब क्या है? कार्बन है, लेकिन अलग अलग फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टी सब बदल गया है। डेट्स वाई इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप लोग? एलोट्रोपी। और बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये एसोसिएट होती है। अब मुद्दा ये है कि जो आपका क्वेश्चन बनता है डायमंड से और ग्रेफाइट से, कि एग्जैक्टली या तो पूछेगा कि डायमंड की प्रॉपर्टीज लिखो, ठीक है, या उसके यूजेस लिखो, ठीक है, या फिर पूछ सकता है ग्रेफाइट के लिखो, या क्वेश्चन क्लास आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में क्या करो? डिफरेंस करो। क्लियर है? तो मैंने कंबाइन नहीं कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड दी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जहां पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ध्यान से समझो, डायमंड जो आपका है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसका अपना कलर नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसपेरेंट। डायमंड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। जहां पे आपका ग्रेफाइट की मैं बात करूं तो ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये होता है ओपेक। क्या होता है क्लास? ओपेक होता है नेचर में। और इसके पास होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में हम इसको बोलते हैं चमक। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होती है? चमक। यानी कि 3 चीजें हमने डायमंड से रिलेटेड पढ़ी। पहला क्या पढ़ा? ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है। ये पहला पॉइंट था, ये इसकी प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप लोग, किसकी? डायमंड की। अच्छा, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो क्या पढ़ा? ये ग्रेइश ब्लैक कलर होता है इसका। अच्छा, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कैसा होता है? ओपेक होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, इसके कंपेरिजन में ये लाइटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइटर देन द डायमंड, यानी कि ग्रेफाइट डायमंड के कंपेरिजन में बहुत लाइटर होता है, बहुत लाइटर, बहुत हल्का होता है। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कहता है डायमंड आपका 3 डायमेंशनली रिजिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, 3D में रिजिड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है कौन? आपका डायमंड। जबकि आपका ग्रेफाइट है वो कितने में एग्जिस्ट करता है? 2D में एग्जिस्ट करता है। प्लस में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, यहाँ पे आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर। हाँ जी क्लास, कैसा है आपका? लेयर्ड स्ट्रक्चर। हाँ जी, आपको समझ में आया होगा आई होप कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लेयर्ड है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? रिजिड प्लस 3D। ये एक बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अपॉन दिस अर्थ, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे हार्ड माना जाता है, नेचुरल हार्ड जिसको बोलते हो, ठीक है। वो कौन है? आपका डायमंड। और इसका यूज फिर हम एज ए कटर, एज ए कुछ सेंसिटिव सर्जरी में उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी हम इसका क्या करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं। तो टेक इट सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेचुरल हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो कौन होता है? क्लास अपॉन दिस अर्थ होता है आपका डायमंड। अच्छा, ग्रेफाइट वेरी सॉफ्ट होता है और ग्रेजी होता है, ठीक है। कैसा होता है? ग्रेजी होता है, और कैसा होता है? आपका सॉफ्ट होता है। ये आपका रहा थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट की बात करूं तो डायमंड आपका बैड कंडक्टर है, और कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का, यानी कि ना तो हीट का कंडक्टर है ये, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड के अंदर से ना तो हीट पास होती है, ना ही आपका करंट पास होता है, लेकिन आपका गुड कंडक्टर है। क्लियर है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कौन? आपका ग्रेफाइट। और ये एक ऐसा नॉन मेटल है क्लास, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी आपका क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 नंबर में आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गुड कंडक्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हीट के लिए हो और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो। तो वो कौन है? क्लास आपका ग्रेफाइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसका है 3.154 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट डाउन इट प्लीज, नोट कर लीजिए इसको कि इसका जो डायमंड का जो डेंसिटी हो कितना है? 3.5, करीब 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसका होता है करीब 2.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लाइटर है, ये बहुत ज़्यादा लाइटर है इसका डेंसिटी एज कंपेयर टू आपका डायमंड। और हमने शुरू में कहा था कि ये बहुत ज़्यादा लाइटर है इससे डेंसिटी वाइज भी। क्लियर?
तो एक बहुत बेसिक सी चीज है जहां पे आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है। एलोट्रोपी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एलोट्रोपी। और जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, जिस जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। जैसे हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है, कार्बन के आपका ग्रेफाइट हो गया और दूसरा क्या होगा, डायमंड। ये दोनों क्या है आपके एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। क्लियर, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा।